हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 05। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि चैप्टर 16 है, कचरा संग्रहण एवं निपटान। अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के सारे लेक्चर को देखना तो सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस चैप्टर में हम लोग वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वेस्ट मटेरियल के बारे में, कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है। कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो वेस्ट क्या होता है, क्या वेस्ट मटेरियल जैसे कचरा, तो कचरा क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कचरा क्या होता है। कचरा कोई भी ऐसी चीज़ जिसका जो प्राइमरी पर्पज है उस चीज़ को यूज कर लिया गया, यानी कि जो प्राइमरी पर्पज है वो खत्म हो गया है, जिस प्राइमरी पर्पज के लिए वो बनाई गई थी, तो उसको हम कचरा कहेंगे, यानी कि वो हमारे लिए वेस्ट है, जिसे हम हटा देते हैं उसे हम कचरा कहते हैं। जैसे कि हम घर में कई सारे सामान लेके आते हैं जिसमें कि प्लास्टिक बॉक्स निकलते हैं, वो हमारा प्राइमरी पर्पज जो होता है उसका यूज हो जाता है, तो उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन हम उसका यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने पेट को पानी दे सकते हैं, उसमें कई सारे सामान रख सकते हैं, तो उस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं, और यानी कि रीयूज कर सकते हैं, तो इसको हम कचरा कहते हैं। जो कि चीज़ें हमारे यूज की ना हो, जैसे कि वेस्ट, यानी कचरा जो वेस्ट है वह चीज़ होती है जिसका प्राइमरी पर्पज खत्म हो गया हो। सेकंड, वेस्ट जो होता है वह अनयूजेबल और अनवांटेड होता है, या डिफेक्टिव या यूज़ नहीं हो रहा होता है, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि जो यूज़ नहीं हो रहे होते हैं। वेस्ट में कई प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो इस सेशन में डिटेल में पढ़ने से पहले हम एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि यदि जो हमारे घर के आसपास जो कूड़ा है अगर वो हटाया ना जाए तो क्या होगा। अगर आपके विचार से हमें ये हानि कैसे पहुंचा सकता है, तो आप इसे सोचिए कि हमें किस प्रकार से हानि पहुंचा सकती है, हमारी किस प्रकार से हार्मफुल हो सकता है। जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदान से कूड़े को ले जाते हैं तो ये कूड़ा कहाँ चला जाता है, या फिर इसका क्या होता है। क्या ये संभव है कि सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे कोई हानि ना हो, यानी कि उसे रीयूज, रिसाइकिल या रिड्यूस किया जा सके। क्या हम इस दिशा में सभी किसी भी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो कचरा, तो कचरा जो होता है वह समानता जो होता है वह सॉलिड वेस्ट को हम कचरा कहते हैं। सॉलिड वेस्ट को हम कचरा कहते हैं। तो सॉलिड वेस्ट जो है कचरा कचरा घर से, स्कूल से, ऑफिस से आदि जगहों से हमें जनरेट होता है हमारा। तो जो कचरे के स्रोत हैं इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल, ये सभी सोर्सेज ऑफ वेस्ट होते हैं, यानी कि कचरे के स्रोत हैं। इंडस्ट्री से भी मिलता है, स्कूल, ऑफिस से मिलता है, जिसे हम कमर्शियल वेस्ट कहते हैं। डोमेस्टिक जो हमें घर से प्राप्त होता है। एग्रीकल्चर जो हमें कृषि से प्राप्त होता है, यानी कि खेती करने में प्राप्त होता है, उसे हम एग्रीकल्चरल वेस्ट कहते हैं। तो वे वेस्ट जो इंडस्ट्री से और फैक्ट्री से प्राप्त होता है उसे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। ये प्रायः नदी तथा समुद्र में डंप कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है मछलियों के लिए, वहाँ की वेजिटेशन के लिए, जो वहाँ एनिमल रहते हैं उन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही हार्मफुल करता है। यानी कि जो पानी जाता है इंडस्ट्री का, वह बहुत ही उसमें नुकसान करता है उन मछलियों को, हानिकारक हो। जैसे कि इसमें कई सारी चीज़ें होती है, प्लास्टिक, ग्लास, ईटीसी एक्सेट्रा होते हैं। वेजिटेशन के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, यानी डेंजरस होता है ये चीज़ें उनके लिए। नेक्स्ट है जैसे कि कमर्शियल जो है वे ऑफिस से, स्कूल से प्राप्त होते हैं, उसमें कीबोर्ड, कंप्यूटर, पेपर, प्लास्टिक आदि चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जैसे कि खाली पेन, ये सभी चीज़ें कमर्शियल होती हैं, कमर्शियल वेस्ट होती हैं, जो कि स्कूल और ऑफिस से जनरेट होती हैं। नेक्स्ट हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, तो वो जो हमें घर से प्राप्त होता है वेस्ट, उसे हम डोमेस्टिक वेस्ट कहेंगे। घरेलू सामान जैसे कि लीव्स, सब्जियों के छिलके, पील्स जिसे कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो होती है वो हमें डोमेस्टिक वेस्ट उसे कहते हैं, यानी घरेलू जो अपशिष्ट निकलता है। ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट, इसमें जो मतलब पशु करते हैं, पशु द्वारा वेस्ट होता है, और खरपतवार, भूसा, खराब फसल आदि जो चीज़ सभी चीज़ें होती हैं वो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट कहलाती हैं। पशुओं का गोबर जो होता है। तो हम जो कचरा है उसे हम कचरे को कई प्रकार से बांट सकते हैं, जो कुछ कैटेगरीज कर सकते हैं कचरों की। कचरे की हम कई कैटेगरीज दो तरीके से उसकी कैटेगरीज कर सकते हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। वह कचरा जिसे विघटित हो सकता है, और जिसे विघटित नहीं कर, यानी कि जो गलता नहीं है, तो उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो जैसे कि क्या जो प्रकृति है जो उसको विघटित कर सकती है, जो प्रोसेस करके वह नेचर में चला जाएगा, तो यह कितने दिन तक वह स्टे करेगा यहाँ पे, या कितना टाइम उसको विघटित होने में लगेगा। तो इस तरह से हम वेस्ट को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि कैटेगरी में वेस्ट करते हैं, उसे कितना टाइम लगेगा, या वो प्रोसेस द्वारा नेचर पे फिर से चला जाएगा या नेचर पे नहीं जाएगा, यानी कि वो डिग्रेड नहीं होगा, डिकम्पोज है। तो
तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है जो वापस नेचर में चला जाता है तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो वापस नेचर में जल्दी से नहीं जाएगा, यानी कि उसे विघटित होने में बहुत ही लंबा समय लगता है, यानी कि सालों साल का समय लग जाता है उसे विघटित होने में। जैसे कि प्लास्टिक हजारों साल बाद गलती है तो उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि जो 2-3 महीने में गल जाता है, यानी कि मिट्टी मिल जाता है, यानी किस नेचर के प्रोसेस द्वारा वह खत्म हो जाता है तो उससे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जो कि फंगस या बैक्टीरिया के द्वारा नेचर में प्रोसेस करके मिल जाता है तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जो जैसे कि उसमें हमारे किचन का वेस्ट आता है, जो जैसे कि उसमें प्लास्टिक चीज़ नहीं हूँ लेकिन जो हमें कृषि द्वारा या गार्डन से हमें हमारे प्राप्त होता है तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे सब्जी के छिलके जिसे गीला कचरा कहते हैं। गीले कचरे को हमें अलग से इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि गीले कचरे का यूज करके हम खाद भी बना सकते हैं, इसे हम कंपोस्ट कहते हैं। तो इसका यूज हम पेड़ों पौधों के लिए, अपने मनचाहे पौधों को उगाने के लिए भी कर सकते हैं इसका यूज। तो ये खुद से एक समय बाद स्वयं से ही खत्म हो जाता है, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल है वो एक समय बाद खुद से ही खत्म हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये अपने को ख़त्म होने में बहुत ही लंबा समय ले लेता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होगा वह ब्रोकन ग्लास, यानी टूटे हुए कांच के जो ग्लास होते हैं, पीसेज जो होते हैं उनके ग्लासेज के, प्लास्टिक कैंस जो आते हैं कोल्ड ड्रिंक के, ये सभी जो हैं यानी कि विघटित होने में बहुत ही समय लेते हैं। ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इन्हें सूखा कचरा यानी कि ड्राई वेस्ट भी कहा जाता है। इन्हें रीयूज, पुनः प्रयोग यानी रिसाइकिल, पुनः चक्र द्वारा इसका फिर से यूज किया जाता है ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, नुकसान ना पहुँचाएं। इसका हम फिर इनको हम रीयूज करते हैं। अगर हम डिफरेंसेस देखें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल में, तो जैसे कि जो ये नेचर के थ्रू खत्म हो जाता है और ये नेचर के थ्रू खत्म नहीं होता, यानी कि ये नेचर के थ्रू खत्म होने में बहुत ही लंबा समय लगता है। और बायोडिग्रेडेबल ये होंगे क्लॉथ्स, फ्रूट्स, इटीसी, ये सभी जो कि मतलब कि खत्म हो जाते हैं नेचर के प्रोसेस द्वारा कुछ टाइम पर। जैसे कि फल है सड़ने लगता है, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा मिट्टी में मिल जाता है तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये होगा जो कि खत्म नहीं होते, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक एक्सेट्रा आदि, ये सभी चीज़ें होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जो कि विघटित नहीं होती हैं। और जैसे कि इसे हम गीला कचरा कहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम सूखा कचरा कहते हैं। तो सूखे कचरों और गीले कचरे को हमें अलग अलग रखना चाहिए जिससे कि हम उसको रिसाइकिल कर सकें, सूखे कचरे को, और गीले कचरे से कंपोस्ट बना सकें। तो नेक्स्ट है हमारा जो कचरा इकट्ठा किया जाता है उसका हम क्या करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसका हम कैसे अरेंज करते हैं, तो उसका हम आखिर करते क्या हैं। तरह तरह के मेथड को हम यूज करके उसका हम स्टोर करते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि हमारा सब फर्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा कचरे का निपटा, यानी कि कचरे को हम कैसे उसका हम स्टोर और कैसे मैनेज करते हैं। लैंडफिल जैसे कि भराव क्षेत्र, जिसे हम भराव क्षेत्र कहते हैं, जिसे लैंड फिलिंग भी कहते हैं, लैंड फिल कहते हैं। तो ये सब भी एक कॉमन मेथड है, ये सबसे कॉमन मेथड है जो लैंड फिल है, कचरे को मैनेज करने का सबसे कॉमन मेथड है। इसमें एक बड़ी सी ज़मीन होती है, इसमें जो म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ी होती है, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी जो होती है वह कचरा उठा कर ले जाती हैं और वह एक जगह पर जाकर वह सारा का सारा कचरा डाल देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब कभी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ से बहुत सारे स्मेल आती है, वह सभी लैंडफिल साइट होती हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी होते हैं वह इस जगह पर जाकर कचरे को डाल देते हैं और डंप कर देते हैं और फिर वहाँ पर उसे अलग किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लगा दिए जाते हैं वर्कर्स, जिसे सफाई कर्मचारी उसे अलग अलग करके रखते हैं जो रीयूज कर सकें और जिनका रीयूज ना हो सके, यानी कि जिसे हम रिसाइकिल ना कर सकें। ऐसा कौन सा वेस्ट है जिसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं और ऐसा कौन सा वेस्ट जिसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ की जाती है, मटेरियल को अलग अलग किया जाता है जिससे रिसाइकिल किया जा सके, रिसाइकिल नहीं किया जा सके। जैसे रिसाइकिल मटेरियल जो होते हैं वो प्लास्टिक, मेटल, पेपर, ग्लास, जो डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं तो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को अलग करते हैं, जब उसे डंप कर देते हैं तो उसे अलग कर देते हैं। तो जो रिसाइकिल नहीं होता उसे अलग कर दिया जाता है और उस वाले मटेरियल को ज़मीन पे परतें बनाकर बिछा दिया जाता है जो कि रिसाइकिल नहीं होता है। परतें और फिर मिट्टी बनाकर इस तरह से हम उसका यूज कर देते हैं, उसका हम यूज कर लेते हैं। तो इसमें एक साइंटिफिक मेथड होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि उसने मिट्टी लगा दिया और परतें बनाते गए,
तो इसका भी एक साइंटिफिक मेथड होता है कि कितना उस मिट्टी को ऊंची पर रखनी है, कितना हमें उसमें कितनी मोटाई देनी है। तो ये सभी सब साइंटिफिक मेथड होते हैं जिसके बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे कि लैंड फिलिंग कैसे की जाती है। तो जब एक लैंड फिल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जब लैंड फिल कंप्लीट हो जाती है, बिछा दी जाती है सब कुछ, तो जब वह भर जाता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है सरकार के द्वारा कि उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, क्योंकि बिल्डिंग को बनने के लिए बहुत अच्छी नींव की आवश्यकता होती है। यदि अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। और नींव की आवश्यकता बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए वहाँ जहाँ पे बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनती हैं, क्योंकि इसके अंदर कचरा भरा हुआ है तो वह स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगी, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगी बिल्डिंग को। इसलिए लैंड फिल एरिया में 20 साल का इंतजार किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, यानी कि लैंड फिल एरिया 20 साल जब बनती है तो उस समय उसके पार्क तथा खेल का मैदान बना दिया जाता है। लेकिन लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण कार्य नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित कर दिए जाते हैं। और कंपोस्ट, अब हम जानेंगे नेक्स्ट कि कंपोस्ट क्या है। यानी कि 20 साल तक इसमें कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाई जाती है, ये खेल के मैदान पार्क के लिए बना दिया जाता है। 20 साल के बाद, अगर 20 साल के पहले बनाएंगे तो बिल्डिंग नहीं रह पाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कंपोस्ट, कि कंपोस्ट क्या होता है, जिसे हम खाद कहते हैं। तो कचरे की कुछ चीज़ें विगलित हो जाती हैं, यानी कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि विगलित यानी कि गल जाती हैं, जिनसे खाद बनती है, जिन्हें हम खाद कहते हैं, जिनका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है, यानी कि पौधों को बहुत ही फर्टाइल कर देते हैं, उपजाऊ बनाती है मिट्टी को। खाद जो होती है अच्छे से उगते हैं पौधे। फिर कुछ पदार्थों के विगलित होकर और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं, यानी कि जब पदार्थ गल जाता है और उससे खाद में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। जैसे कि कंपोस्टिंग कई प्रकार से की जाती है। कंपोस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जो एक नॉर्मल कंपोस्टिंग होती है और एक वर्मी कंपोस्टिंग होती है। वर्मी कंपोस्टिंग जो भी एक एडवांस मेथड है कंपोस्टिंग करने का। और नॉर्मल कंपोस्टिंग में मिट्टी और जो किचन का जो छिलके होते हैं सब्जियों के, वो सब इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं जिससे कि खाद बन जाती है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया नॉर्मल कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग है जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग में केचुए की एक प्रजाति लाल केचुआ कंपोस्टिंग में उपयोग किया जाता है। लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि ये वर्म के द्वारा कंपोस्ट किया जाता है, इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग यानी कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग हम बना भी सकते हैं, विद्यालय में या घर में हम बना सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। अगर आप केचुए को ला सकते हैं तो आप इसके बना भी सकते हैं। अगर आप केचुए के लिए आपको केचुए अरेंज हो जाएगी तो आप इस कंपोस्ट को बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग ये एक एडवांस फॉर्म है, इसमें वॉर्म्स का यूज किया जाता है, इसमें अर्थ वॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि केचुए का। इन्हें रेड वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये रेड होते हैं, लाल लाल यानी कि क्योंकि ये लाल होते हैं। ये कंपोस्ट वाला ही मटेरियल होता है, यानी कि जैसे जो नॉर्मल कंपोस्ट बनाई जाती है इसमें मिट्टी डाली जाती है, तो इसमें मिट्टी के साथ साथ इसमें केचुए भी डालेंगे, यानी कि इसमें केचुए, देखो मिट्टी में जैसे केचुए होते ही हैं नॉर्मली ज़्यादातर, लेकिन हम इसमें जानबूझ के डाल के केचुए अलग से ला कर डालते हैं जिससे कि इसे हम फर्टाइल कर सकें खाद को। अर्थवॉर्म जो है जब उसको खाएगा यानी कि उसे फीड करेगा तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, जो हमें किचन से या मतलब कि पेड़ पौधे पत्तियाँ जो होती हैं जो गिर जाती हैं, तो जब वह डाइजेस्ट करेगा तो उसके बाद जो एक्सक्रीटा, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो रिलीज करता है, जिसे हम एक्सक्रीटा कहते हैं, निकाल देगा, तो जो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि जो मिट्टी को बहुत ही पसंद होता है, यानी कि जो मिट्टी को एक उपजाऊ बनाता है, तो उससे जो बहुत अच्छी खाद बना के तैयार करता है, तो उससे जो वो एक्सक्रीटा रिलीज करता है वह मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बनाता है। तो इसलिए ये इसमें इसलिए केचुआ यूज करते हैं क्योंकि ये एक्सक्रीटा जो रिलीज करता है वह मिट्टी के लिए उपयोगी होता है, तो इसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग जो है, वर्मी कंपोस्टिंग को हमें बहुत ठंडे एरिया में या बहुत गर्म एरिया में नहीं करना चाहिए। जैसे ठंडे एरिया वर्मी कंपोस्टिंग को नॉर्मल टेम्परेचर में होती है, यानी कि जो वर्मी कंपोस्टिंग जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है उसके लिए। ना ही ये राजस्थान में यानी कि डिजर्ट एरिया में हो सकती है जहाँ सूखे टाइप का एरिया होता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ना ही पहाड़ी इलाकों में हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी होती है। इसलिए हमें वर्मी कंपोस्टिंग जहाँ करनी चाहिए वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग के लिए नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि इस वर्मी कंपोस्टिंग में
ये इंपॉर्टेंट है, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो ये आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के जो लाल कृमि है एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकते हैं, यानी कि उसका वेट जितना होगा उतना ही और आहार भी फीड कर सकता है, खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी कि इनको जीवित रहने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि मॉइस्चर भी चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं चाहिए होता है। यदि आप अपने केंचुओं को भली देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी, यानी कि अगर आप उसको अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, उसको खाने की चीज़ें अच्छे से देते हैं जो उसे खाने के लिए चाहिए, तो एस्कीटा भी अच्छा देगा और जिससे कि एक मास में उसकी संख्या दुगनी हो। यदि आप उसके अच्छे से उसके खाने की चीज़ों को आहार की व्यवस्था करते हैं तो वो एक मास में उसकी संख्या दुगनी होती है, यानी कि वो जस्ट डबल हो जाएंगे। और 3 से 4 वीक्स के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। और आप गड्ढे पे अगर मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है तो मतलब कि खाद बन चुकी है, वर्मी कंपोस्ट जो है वह हमारा तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हम जानेंगे सोचिए और फिर फेंकिए, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है सोचिए और फिर फेंकिए। जैसे कि इसके लिए हम कचरे को कम करने के लिए हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल मेथड का भी यूज करना चाहिए, जिसे 3 R's के नाम से जाना जाता है, यानी कि 3 R's जिसे कहते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यानी कि सोचिए और फिर फेंकिए। इसमें एक इन्वायरमेंट के ऊपर भी प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। इसमें जैसे कि रिड्यूस जैसे कि हमें चीज़ों को कम यूज करना चाहिए, जैसे कि पेपर है तो पेपर को हमें कम यूज करना चाहिए, यानी कि उसे दोनों साइड्स लिखना चाहिए। पेपर को हमें फाड़ना नहीं चाहिए, अगर हो सके तो उसी में लिख लें। और रफ़ कार के लिए हमें पेपर ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें रफ़ कार के लिए इस दोनों साइड अच्छे से पेजों में लिखना चाहिए, पेजों को फाड़ना नहीं चाहिए। तो रिड्यूस चीज़ों को यूज कम करना चाहिए, जिससे कि हम चीज़ों को रिड्यूस कर सकें, यानी कि अगर वो चीज़ें ज़रूरत है तो तभी यूज करें, अगर वो चीज़ ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ों को बार बार ना लाएं, उसे फेंकें ना, बिना यूज करें उसे हम रिड्यूस करेंगे। रीयूज यानी कि कोई भी चीज़ का हम बार बार यूज करने को सोच सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ को हमें फालतू नहीं फेंकना चाहिए, हमें उसको बार बार यूज कर लेना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह होती हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। रिसाइकिल, किसी भी जो मटेरियल है जो चीज़ें यूज करते हैं उसका हमें पुनः चक्रण करने की कोशिश करें, यानी कि हम उसे रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को सोचें और उस चीज़ को करें। तो इस चीज़ के लिए हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल मेथड का यूज कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस कम से कम चीज़ों का यूज करें, रीयूज जो भी चीज़ें हैं उसको बार बार यूज करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग, और रिसाइकिल जो भी चीज़ें यूज करते हैं उसका रिसाइकिल पुनर्चक्रण करने की कोशिश करें। जैसे कि प्लास्टिक है, कैंस है, आदि इन चीज़ों का हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक कैंस जो है पहले उसको सफाई कर्मचारी ले जाता है, फिर उसको ट्रक पे जाती है, फिर उसको फर्नेस पे करा जाता है, फर्नेस में यानी कि भट्टी पे, तब उसे पिघलाया जाता है और फिर वह उसी शेप में आती है और फिर सुपर मार्केट में जाके फिर वह उसी तरह से बिकती है और फिर उसका वही प्रोसेस बार बार होता है। तो प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकिल करना चाहिए। प्लास्टिक सूखे कचरे, गीले कचरे जब अलग रखते हैं तो प्लास्टिक वगैरह रिसाइकिल हो जाती हैं। तो हमें मटेरियल को रिड्यूस और रिसाइकिल का मेथड यूज करना चाहिए, और ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के साइन है। नेक्स्ट है हमारा कागज़ का पुनः चक्रण। तो कागज़ का हमें पुनः चक्रण करना चाहिए। कागज़ को हमें पुनः दोबारा में उसे यूज कर सकते हैं। यदि कागज़ को हम लुगदी बना के पानी में उसे मिलाएं और कागज़ी लुगदी बना के हम उसे फिर से यूज कर सकते हैं। उसे हम किसी नेट में डालें और उसको नेट के फ्रेम में डालें और उसका हम कागज़ बना सकते हैं। उसे हम कई पैटर्न के कागज़ बना सकते हैं। उसे फूल पत्ती या कलरफुल कागज़ बना दो, कलर डाल के कलरफुल कागज़ भी बना सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से हम कागज़ का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। यानी जो समाचार पत्र उसे फेंकें, उसे हम कबाड़ वाले को दे दें तो उससे फिर रीयूज हो सकता है, मतलब कि रिसाइकिल करा जा सकता है, उससे फिर से न्यूज़पेपर बनाया जा सकता है। बेकार कागज़ों को फेंके नहीं, उसको अलग रख दें, जिससे कि अगर हम उसको अलग करके वो देंगे तो वो रीयूज हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। तो इस तरह से हम कागज़ को पुनः यूज कर सकते हैं, यानी कि रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। तो प्लास्टिक जो है वो हम हर जगह यूज करते हैं। जो प्लास्टिक है जैसे कि चिप्स हैं, आदि चीज़ों में चिप्स के पैकेट आते हैं, सामान के पैकेट्स आते हैं, तो हम हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक जो है वह सिंथेटिक तथा सेमी सिंथेटिक फाइबर होती है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। जो प्लास्टिक होती है वह सिंथेटिक होती है और सेमी सिंथेटिक होती है, यानी कि वह कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। प्लास्टिक जो है वह कृत्रिम रूप से बनाई गई है।
वो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त नहीं है। तो सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक जो है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम उसे हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं, यानी किसी भी शेप डाल सकते हैं उसको, उसमें किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो प्लास्टिक हमारे लिए इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिक को हम रिसाइकिल, रीयूज तथा रीयूज और रीयूज भी कर सकते हैं। इसमें हम सीड्स, वायर्स आदि चीज़ें बना सकते हैं। यानी प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं और प्लास्टिक हर जगह यूज होने लगी है आजकल। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, यानी कि एक तरीके से इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कहेंगे ये विघटित नहीं होती, यानी विगलित नहीं होती, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये इसे यानी कि इसे जो विगलित होने बहुत ही टाइम लग जाता है, ये विगलित नहीं होती है। प्लास्टिक की चीज़ों को हम फेंकना नहीं चाहिए, यानी कि प्लास्टिक चीज़ों को हमें फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जलाना नहीं चाहिए। इससे हमें प्रॉपर तरीके से कंपोज कर देना चाहिए, डिकम्पोज करना चाहिए। अगर हम गीला कचरा और सूखी कचरे को एक साथ डाल देंगे तो शायद उसे अलग करने वाले कर्मचारी हैं वो अलग ना भी करें, उसे फेंक दें, उसे अच्छे से अलग ना करें, उसको उस वाले कचरे में डाल दें जो कि रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस वेस्ट को अलग अलग करके देंगे तो इसका रिसाइकिल हो जाएगा, जिसका हम पुनः यूज कर पाएंगे, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। और जो अगर प्लास्टिक मेटल को रिसाइकिल में चला जाएगा तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्लास्टिक को, जिसमें जैसे कि अगर हम प्लास्टिक अलग करके देंगे तो ये रिसाइकिल में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल तो जैसे कि यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस सामान को यूज कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा होती है, यानी कि जो उसका कंज्यूमर है वह गवर्नमेंट से ज़्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह ये चीज़ करे और उसको रिसाइकिल करने पर सहयोग करे, कंट्रीब्यूट करे अपना। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्नवत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इस कचरे को निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि प्लास्टिक उपयोग को हम निम्न कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे लो लेवल पे ला सकते हैं कि उसका उपयोग हम कम से कम करें। तो फर्स्ट हमारा हम प्लास्टिक थैलियों को कम से कम उपयोग करें, जहाँ भी संभव बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम थैलियों का पुनः उपयोग करें। हमें कपड़े के थैलों का यूज करना चाहिए, हमें वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई घर के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करना चाहिए, दुकानदारों के कागज़ के थैले उपयोग करने को आग्रह करें, यानी कि हमें कागज़ के थैलियों का यूज करना चाहिए और हमें कागज़ को पुनःचक्रित करना चाहिए। हम खाद्य पदार्थों को संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें, हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। फिफ्थ हमारा हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं का भी ना जलाएं। जैसे कि हमने बताया कि प्लास्टिक हमें जलाना नहीं चाहिए, फेंकना चाहिए, जिससे कि जानवर होते हैं जो भूखे होते हैं वे तलाश में घूमते हैं तो वे उस प्लास्टिक की थैली में खोलते हैं तो वे कभी कभी उसको भी खा जाते हैं, जिससे कि जो जानवरों की जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें प्लास्टिक को ऐसे खुला नहीं फेंकना चाहिए जिससे कि जानवरों को भी नुकसान होता है। प्लास्टिक यूज हमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इस सेशन के प्रमुख शब्द हैं अपशिष्ट, कचरा, भराव क्षेत्र, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइकिल। इसका हम यूज करते हैं दोबारा फिर से। समरी है भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है, कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं, यानी कि जब उसे कंप्लीट हो जाता है तो उसमें पार्क या खेल के बना जाते हैं, जैसे कि रिलेशन में पढ़ा डिस्कस किया है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाने परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट करता है, यानी कि में लाल केंचुओं की जो होता है उसे वर्मी कंपोस्टिंग करता है और ये बहुत ही एडवांस मेथड होता है, बहुत ही यूजफुल मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा कागज़ का पुनःचक्रण संभव है तथा पुनःचक्रण द्वारा बने कागज़ से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, यानी कि पुनःचक्रण द्वारा जो कागज़ हम बना सकते हैं उससे हम घर में बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम कागज़ लुगदी बना के उसमें कई सारे फूल पत्तियाँ लगाएं या कलरफुल बना दें तो उसको हम एक तरीके से डायरी भी बना सकते हैं, डायरी के कागज़ भी बना सकते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं और सुंदर सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जब वे बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में वर्जित करना संभव नहीं है और हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय होने चाहिए, यानी कि हम क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमें उसे कम से कम करने की सोचना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि उस कचरे को हम कैसे कम कर सकते हैं और हमें कम चीज़ों का यूज करना चाहिए जिसके बिना जिसका यूज ना हो तो उसे हमें नहीं लेना चाहिए, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पर प्रेशर कम क्रिएट हो। तो हम इस चीज़ के लिए 3 R's का यूज कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल मेथड का यूज करके हम इस चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था मेरी तरफ से, जैसे कि मुझे ऐसा लगा, इसलिए तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट्स हो तो आप क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।
आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो।